हम लोग कहाँ तक गए थे? हम लोग हिडन नोड एंड एक्सपोज नोड प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कशन किए थे. We had discussed about that because that is the inherent problem within a wireless environment. Okay, so how to remove that problem? Today we are supposed to discuss about the schemes, that is the strategies that is being used to remove those problems, that is to avoid those problems so that collision may not happen, collision कम से कम हो. तो दो तरह का तरीका है. Let me share. स्क्रीन विजिबल है? Is it visible? Yes sir. Okay. So हम दो तरीका है हमारे पास हिडन नोड प्रॉब्लम एंड एक्सपोज नोड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, एंड दोस टू टेक्निक्स आर कॉल्ड. पहला है आपका जो है बिजी टोन, बिजी टोन, और दूसरा है आपका हैंड शेकिंग प्रोसीजर. हैंड शेकिंग प्रोसीजर. और इसी पे अधिकतर सवाल आता है, कैसे एक्सप्लेन कीजिए कैसे हैंड शेकिंग प्रोसीजर जो है वो कॉलिजन अवॉइडेंस में हेल्पफुल है वायरलेस एनवायरनमेंट में, या फिर हैंड शेकिंग प्रोसीजर जो है वो हिडन नोड प्रॉब्लम या फिर एक्सपोज नोड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है. सो फर्स्ट हमारा जो है टारगेट है बिजी टोन, अंडरस्टैंडिंग बिजी टोन. बिजी टोन क्या कहता है? इसका बेसिक आइडिया है कि हम लोग जैसे ट्रांसमिटिंग जो नोड ट्रांसमिट करना चाह रहा है वो CSA में एप्लीकेबल कर रहा है. इट इज नोड व्हिच इज ट्रांसमिटिंग, दैट इज यूजिंग CSA में, दैट इज ट्रांसमिटिंग नोड जो है वो CSA को यूज कर रहा है, जबकि रिसीविंग नोड जो है वो CSA को यूज नहीं कर रहा है. दैट इज उसको पता नहीं चल रहा है कि व्हेन द ट्रांसमिशन इज गोइंग ऑन इट इज नॉट यूजिंग CSA. ठीक है. सो द मेन disparity between environment between two nodes is that the collision occurs at the receiving node. ठीक है. तो कोई दूसरा ट्रांसमिशन नोड भी अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो उस नोड पे दोनों ट्रांसमिशन का कॉलिजन हो जाता है. दैट इज द हिडन नोड प्रॉब्लम. एंड जो हिडन नोड है, दैट इज द रिसीविंग नोड है, वो CSMA को अपने में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. दैट इज इट इज रेडी टू रिसीव बोथ द सिग्नल्स. सो क्या किया जाए कि ये कॉलिजन ना हो, दैट इज नोड पे जो कॉलिजन हो रहा था वो ना हो. उसके लिए हम लोग दो तरह की टेक्निक यूज करते हैं कि वी यूज टू चैनल्स. वी यूज टू सेपरेट चैनल्स. तो पहला we use a dedicated data channel, and second we use a control channel. We use a control channel. तो ये दो टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे जिसके जरिए हम लोग ये जो हिडन नोड प्रॉब्लम और एक्सपोज नोड प्रॉब्लम जो वायरलेस एनवायरनमेंट में होता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं. और ये कौन यूज करता है? दैट इज यूज्ड बाय द बिजी टोन स्कीम. बिजी टोन स्ट्रेटेजी वो क्या कहता है कि हम लोग दो चैनल यूज करेंगे, एक है डेटा चैनल और एक है कंट्रोल चैनल. द डेटा चैनल इज डेडिकेटेड टू ट्रांसमिट डेटा एक्सक्लूसिवली. तो ये प्योरली नाम से ही पता चल रहा है, ये प्योरली जो है ये डेटा के लिए ही यूज होगा. कंट्रोल चैनल जो है वो किसके लिए यूज होगा? इट विल बी यूज्ड टू सेंड ए बिजी टोन. बिजी टोन की यूज. तो कैसे काम करता है? जब कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये चार नोड है, फॉर एग्जांपल दिस इज A and this is B and this is C and this is D. So what was hidden node problem? Hidden node problem में अगर हम बात करें, so let us discuss the hidden node problem. Hidden node problem क्या है? इसमें प्रॉब्लम कि अगर A that is A B को ट्रांसमिट कर रहा है, so C जो है उसको पता नहीं, that is
ए का जो बाउंड्री है, दिस इज एज बाउंड्री, दिस इज एज बाउंड्री, ए का बाउंड्री है। तो ए के बाउंड्री के बाहर सी है, तो सी ए से हिडन है। उसी समय अगर सी भी ट्रांसमिट करेगा, दैट इज ए ट्रांसमिशन में है, बी को डाटा सेंड करना चाहता है, तो बी इज माय रिसीवर, और उसी समय सी भी अगर ट्रांसमिट करना चाहता है, तो देयर विल बी कोलिजन एट द बी। सो इसको कैसे सॉर्ट आउट करता है? सो मान लेते हैं कि ए डेटा को ट्रांसमिट करता है। सो व्हेनेवर ए नोड वांट्स टू ट्रांसमिट्स द सिग्नल, it senses the media and start sending the data, वो डेटा भेजना शुरू करता है। वंस द रिसीवर, बी रिसीवर है इसका, तो बी को जैसे ही ये डेटा मिलता है, तो वो एक टोन, दैट इज एक सिग्नल स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द बिजी टोन, एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम बी में। चूंकि ये पहुंचा है, तो सी को पता नहीं, अब सी भी अगर डेटा सेंड करना चाहेगा, सो बी विल इनिशिएट ए बिजी टोन। सो बी अभी डाटा को रिसीव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, और बी जो है तुरंत एक बिजी टोन भी इनिशिएट कर देगा, एंड दैट विल गो ऑल अलोंग द ट्रांसमिशन, एंड दिस विल बी द बिजी टोन। तो ये बिजी टोन जो है, ये बाकी जो भी चैनल है हिडन नोड्स आसपास में, दैट इज ए के लिए सी अभी हिडन है, उसको पता नहीं है कि सी ट्रांसमिट करना चाहता है। तो जैसे ही बी को ये रिसेप्शन होगा, एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बी रिसीव्स द डेटा, इट विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द बिजी टोन। तो ये बिजी टोन स्टार्ट कर देता है, एंड वंस द बी, क्योंकि बी का बाउंड्री में सी है, अगर बी का बाउंड्री कंसीडर कर किया जाए, तो बी का बाउंड्री में सी है। सो सी को ये सुनाई पड़ जाएगा कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन द चैनल। सो सी जो है अपना जो ट्रांसमिशन जो कर रहा था, और इसके कारण जो यहाँ पे कॉलिजन हो रहा था एट द पॉइंट ऑफ बी के पास जो कॉलिजन हो रहा था, वो नहीं होगा। और ये बिजी टोन किस तरह का चैनल, किस तरह का सिग्नल होता है? बिजी टोन, इट emits the busy tone as an unmodulated signal। तो ये अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करता है कौन? जो रिसीवर है, वो जैसे ही कोई डाटा उसको मिला, तो अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करता है, ताकि उसके आसपास जो नोड है, जो ट्रांसमीटर से हिडन है, दैट इज ट्रांसमिटिंग नोड से जो हिडन है, वो उसको पता चल जाएगा कि समथिंग इज गोइंग ऑन, दैट इज द डेटा ट्रांसमिशन इज गोइंग ऑन इन द मीडिया। तो सी जो है ट्रांसमिशन अपना रिफ्रेन करेगा, वो नहीं भेजेगा। इस तरह से सी हिडन होते हुए भी ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और एक तरह से कॉलिजन जो है हमारा अवॉइड हो रहा है। तो ये तो हुआ हमारा दैट इज हिडन नोड प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करता है। नेक्स्ट कम्स द एक्सपोज्ड नोड प्रॉब्लम। एक्सपोज्ड नोड प्रॉब्लम, ये क्या था? ये प्रॉब्लम क्या था मूलतः? So let's say that this is A, this is B, and this is C, and this is D. So ये प्रॉब्लम क्या था कि अगर B सेंड कर रहा है डेटा को, सपोज B इज सेंडिंग द डेटा, एंड C जो है वो भी डेटा D को सेंड करना चाहता है। सो C और D में कोई डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा जो है चल रहा है B और C में। B A को सेंड कर रहा है, डेटा का एक्सचेंज जो है वो B और A में चल रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर C चाहे C एंड D, तो वो भी सेंड कर सकता है। तो होता क्या था कि B जब A को डेटा सेंड कर रहा है, तो यही डेटा का सिग्नल जो है वो C के पास भी पहुंच रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द बाउंड्री ऑफ, ये जो बाउंड्री है ये B का बाउंड्री है, तो उसमें C पड़ता है, C को भी वो सुनाई देगा। तो चूंकि C को वो सुनाई देगा, तो C में जो है डेटा का कॉलिजन होगा, तो वो देखेगा कि ये जो मीडिया है वो ऑलरेडी एंगेज है, तो इट विल हैपन ए कॉलिजन, एंड दैट विल C will not be able to use the media between C and D. So unnecessarily C is not supposed to get the data. B अगर A को डेटा भेज रहा है, तो C को डेटा नहीं मिलना चाहिए, तो C D को डेटा सेंड कर सकता है। So ये जो unnecessary collision जो हो रहा है, या फिर C जो exposed हो जा रहा है इस मीडिया में, that is called the exposed node problem। कि C का मीडिया अलग है, C का कम्युनिकेशन जो लाइन है वो अलग है, C और D दोनों फ्री है, दोनों कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन unnecessarily due to the environment of the wireless environment, C is unnecessarily exposed to the communication of between A and B, and for that C will refrain from data transmission, whereas the channel between C and D is free,
ये जो है एक्सपोज नोड प्रॉब्लम, इसको किस तरह से वो सॉल्व करता है। तो मान लेते हैं कि जो हम एग्जांपल लिए थे कि बी जो है वो डेटा को ए में भेजना चाहता है। सो दिस इज आवर डेटा। सो उसी समय यही डेटा जो है वो सी को भी सुनाई देगा, इट विल बी हर्ड बाय सी, सी को भी सुनाई देगा। जैसे ही सी को सुनाई देगा, सी विल इनिशिएट ए बिजी टोन फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम दिस लेवल सी विल इनिशिएट ए बिजी टोन। एंड मान लेते हैं ये बिजी टोन पहुंचने में कुछ समय लगता है, एंड इट विल रीच द पॉइंट डी, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट बिजी टोन, क्योंकि सी बिजी टोन एमिट कर रहा है, सो सी और डी में सी को पता चल गया कि देयर इज एन ऑनगोइंग ट्रांसमिशन बिटवीन बी एंड ए, सो आई शुड नॉट बी ट्रांसमिटिंग एनी डेटा। और चूंकि सी ये डेटा को ये जो बिजी टोन जो है वो एमिट किया, बिजी टोन एमिट किया, तो डी को भी पता चल जाता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन। डी अगर बी के रेंज के बाहर भी है तो डी को भी पता चल जाता है कि वी शुड नॉट कम्युनिकेट right now because the channel is busy, so there is no chances of collision। same frequency पे अगर सारे नोड काम कर रहे हैं तो collision होने का संभावना रहता है। and once the busy tone is emitted by that unmodulated signal is emitted by C, so it is heard। C को तो पता चल ही गया, और C के जितना समय वो डेटा ट्रांसमिशन चलेगा उतने समय तक ये busy tone चलता रहेगा, and during that time C and D are both refrained from the ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो देखा जाए तो डी के लिए बिजी टोन का समय ये है, और सी के लिए बिजी टोन का जो समय है वो ये है। तो सी इतने समय तक कोई ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं करेगा, डी इस समय तक कोई ट्रांसमिशन समय स्टार्ट नहीं करेगा। सो इन दिस वे द बिजी टोन स्कीम जो तरीका है वो हमारा जो है कलिजन को वो बहुत हद तक रोकता है। सो इन दिस केस एनी सेंडिंग नोड वो सिंपल क्या करता है, इट लिसन्स टू द चैनल जो सेंडर है, दैट इज फॉर एग्जांपल सी जो है वो सेंडर नोड है, वो चैनल को सुनता है कि अगर बिजी टोन चल रहा है तो हम सेंडिंग नहीं करेंगे। तो ये जो तरीका है कि वो सेंड नहीं कर रहा है, बिजी टोन से वो डिसीजन ले रहा है कि हम सेंड नहीं करेंगे, तो इस तरह से जो है कॉलिजन जो है अवॉइड होता है, और इस तरह से चैनल के ऊपर भी कुछ कंट्रोल रहता है। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि अगर नोड जो भी ये सारे नोड्स हैं इन सबको जो है ओनली ड्रॉबैक इज both all the nodes have to be in duplex mode। इनको डुप्लेक्स मोड में काम करने की आवश्यकता है। That is when the transmission is going on, जब ट्रांसमिशन चल रहा है, that is in that time, during that time there should be listening also। ठीक है, तो बी ए को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो ए को सुनना पड़ेगा। हो सकता है इधर भी कुछ नोट हो सकता है, जैसे डी, तो डी को ट्रांसमिशन हो या नहीं हो तो नोट्स को हमेशा कैरियर को सेंस करते रहना पड़ेगा, और साथ में ट्रांसमिशन जब चल रहा है तब भी वो सेंस करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रॉबैक में कि अगर हम नोट को डुप्लेक्स मोड पे देते हैं तो इट इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिजाइन ऑफ द नोड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नोट किस तरह का सर्किटरी रखेगा ये भी बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये इसमें जो ड्रॉबैक मेन ऐड होता है दैट इज द पावर। अगर उसका सर्किटरी ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा तो पावर ज़्यादा इंक्रीज करेगा, एंड उसको डिजाइन करने में जो कॉस्ट है वो भी मेरा बढ़ जाएगा। सो इन ए वायरलेस सिस्टम दिस बिजी टोन स्कीम इज सेल्डम यूज, बहुत यूज होता है बट रेयरली इट इज यूज व्हेन देयर आर चैलेंजेस ऑफ पावर एंड कॉस्ट, so it is not used। So another scheme क्या है that is being used is called the handshaking problem। Let me share। Next is the handshaking problem। हैंडशेकिंग प्रोसीजर, सॉरी। ये भी कुछ हद तक अगर कहा जाए जो हिडन नोट प्रॉब्लम और एक्सपोज नोट प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉर्ट आउट करता है। अच्छा, वो बिजी टोन एक चीज में छोड़ दिया, बिजी टोन में ये सुनिश्चित करना पड़ेगा
कि जो नोड है, द नोड दैट इज ट्रांसमिटिंग दैट शुड हैव दैट मच पावर, इतना पावर उसके पास होना चाहिए कि दैट इज द बिजी टोन का जो पावर होना चाहिए कि वो आसपास के नोड को वो सुनाई दे, और इतना बिजी टोन, इतना पावर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि जो ऑनगोइंग डेटा ट्रांसमिशन जो है उसको वो सप्रेस कर दे। सो दैट इज द thing that is to be taken care of while going for the busy tone। तो busy tone में इस चीज का केयर करना पड़ेगा, that is the power trade off। so next comes is the hand shaking problem। so hand shaking problem भी hidden node problem and exposed node hand shaking procedure जो है hidden node problem and exposed node problem को sort out करता है। for example यहाँ पे A है, B, C, D, we are having 4 nodes that is supposed to ट्रांसमिट डेटा। सो मान लेते हैं कि जो बी है वो डेटा को सेंड करना चाहता है। तो अगर हैंड शेकिंग प्रॉब्लम में जो भी कम्युनिकेशन होता है तो इसमें 2 कंट्रोल फ्रेम्स वो लोग यूज करते हैं। पहला है रिक्वेस्ट टू सेंड, दूसरा है CTS। द ट्रांसमिटिंग नोड यूज्ड the frame request to send and the receiving node। हेलो सर। yes सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके तो हम शेयर नहीं। नो सर। अच्छा थैंक यू। अब दिखा? यस सर दिखा। सो हैंड शेकिंग प्रोसीजर जो है वो 2 बेसिक कंट्रोल फ्रेम्स के ऊपर ये काम करता है, दैट इज रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड। तो जो नोड, फॉर एग्जांपल अगर ये नोड इस नोड को अगर डाटा ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको एक फ्रेम भेजना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड। तो ये नोड कुछ समय इस RTS को रिसीव किया और कुछ समय तक ये वेट करेगा। आफ्टर वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम it will give a reply with a control frame called CTS। both the RTS and the CTS will have a duration field। इन दोनों फ्रेम में, कंट्रोल फ्रेम में एक ड्यूरेशन फील्ड होगा जो ये डिसाइड करेगा, इसको बता देगा, दैट इज ये अगर ट्रांसमीटर है और ये मेरा रिसीवर है, ये दोनों जैसे ही RTS यहाँ पहुंचेगा तो रिसीवर को बता देगा कि हम कम्युनिकेशन कितने समय के लिए करने वाले हैं। तो ड्यूरेशन फील्ड का ये काम है कि ये एक टाइमर स्टार्ट कर देता है कि फॉर हाउ मच टाइम आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। तो रिसीवर अगर ये CTS फील्ड देता है तो वो भी RTX में एक ड्यूरेशन फील्ड को, दैट इज द सेम फील्ड डाल के, दैट इज द ड्यूरेशन फील्ड गिवन, जितना टाइम वो मांगा है उतना टाइम के साथ वो CTS दे देता है, ठीक है कि हम इतने समय तक आपसे बात करना चाहते हैं। यूजिंग दिस 2 बेसिक कंट्रोल फ्रेम्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा इज एस्टेब्लिश्ड। सो नोड्स कैन नॉट, ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज नोड्स कैन नॉट डिटेक्ट कॉलिजन। क्योंकि नोड्स जो है, हम लोग अवॉइडेंस पे बात कर रहे हैं, डिटेक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं। सो कॉलिजन जो है वो डिटेक्ट नोड्स नहीं कर सकता है। सो उनको वेट करना पड़ता है कि वंस द RTS इज सेंट, सो दे हैव टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम बिफोर डिलीवरिंग द CTS। ठीक है, तो CTS वंस चला जाएगा तो फिर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा, उनको कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे इसको डिटेल्स में, वो समय कैसे निर्धारित होता है, but it has to wait. Again, once the CTS is being received, again the transmission have to wait, और रिसीवर को भी वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चलता है कि ये दोनों फ्रेम जो है इनको आने में कुछ समय लगता है। तो जब वो डेटा आ रहा है तो हो सकता है कि कोई दूसरा कम्युनिकेशन कहीं पे स्टार्ट हो गया। सो ये प्रोपेगेशन टाइम ऑफ द कंट्रोल फ्रेम्स को ये मानते हुए कि कहीं जो दूर से जो डाटा का RTS हम यहाँ पे भेजे वहां से आने में भी समय लगता है। सो इट वेट्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फॉर द अराइवल ऑफ द CTS एंड द RTS। RTS वंस आएगा तो वेट करेगा, CTS जब वंस इसको मिल जाता है, CTS भेजने से पहले वेट करेगा, CTS अगर सेंड किया तो CTS मिलने के बाद भी ये वेट करेगा, तब वो डेटा ट्रांसमिशन को स्टार्ट करेगा। सो कैसे ये काम करता है? सो मान लेते हैं ये B जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है A से, तो B डेटा सेंड करेगा A को। So this will be our data, okay? और वही चूंकि ये कम्युनिकेशन, सॉरी, this will be our RTS, और वही RTS जो है चूंकि B के रेंज में हमारा C है, क्योंकि B के रेंज में हमारा C है, so it will be heard, ये सुनाई देगा किसको? C को भी सुनाई देगा, C को भी यही डेटा, that is RTS सुनाई देगा। अच्छा, अब B मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल B अगर C को कम्युनिकेट करना चाहता है,
तो ये आरटीएस ए को भी सुनाई दिया और सी को भी सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि ये बी के रेंज में दोनों कवर करता है, दैट इज ए एंड सी, इट कम्स अंडर द कवरेज ऑफ ए एंड कम्स अंडर कवरेज ऑफ बी। सो जैसे ही आरटीएस इसको मिलेगा, इट विल वेट फॉर सम टाइम एंड इट विल इशू ए सीटीएस। So once it issues a CTS, this CTS would be heard by D. D को भी वही CTS सुनाई देगा, because C के रेंज में, C के बाउंड्री में D भी है, CTS D को भी सुनाई देगा। और ये जो समय है, this is the waiting time. This is the time that is called the waiting time. यही वो समय है जो वेट करता है CTS भेजने से पहले। हम लोग देखेंगे once the CTS being received, उसके बाद फिर ये कुछ समय वेट करेगा and it will start the डेटा ट्रांसमिशन। तो बी अब सी को डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। तो बी जो है वो डेटा सी को डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। सो ये जो ड्यूरिंग दिस वंस द आरटीएस एंड सीटीएस इज बीइंग डिलीवर्ड, तो जब जिस समय वो आरटीएस को भेजा तो ए को भी सुनाई दिया। ए को जो सुनाई दिया तो ए को पता चल गया कि ये जो बी कम्युनिकेशन कब तक रखने वाला है। सो इट विल कीप द कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द एक्नॉलेजमेंट वंस द डेटा इज कम्युनिकेटेड। सो कुछ समय के बाद वो एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा, बिकॉज दो द चैनल वी आर अवॉइडिंग द कोलिजन, इट मे सो हैपन दैट कोलिजन मे हैपन। सो एक्नॉलेजमेंट को काउंट करते हुए जितना समय उसको लगने वाला है, दैट इज द टाइम इट शुड टेक टू कंप्लीट द होल कम्युनिकेशन, उतना समय जो है ए जो है अपने चैनल को सेट कर लेगा कि हम बिजी रहेंगे, चैनल बिजी टाइम, इट विल सेट इटसेल्फ फॉर अ चैनल बिजी टाइम। तो इस तरह से क्या होगा, जो ए जो है वो हमारा दैट इज जो ए है वो और कोई कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। डी को भी चूंकि सीटीएस मिला, तो डी को भी ये पता चल गया कि यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, इसीलिए इसका सीटीएस मिला है। और ये कम्युनिकेशन किस नोड से चल रहा है, क्योंकि सीटीएस में जब हम डेटा भेजते हैं, हम लोग देखेंगे सीटीएस फ्रेम में क्या रहता है। सो इट आल्सो कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नोड्स। सो वंस डी रिसीव द सीटीएस, उसको पता चल गया कि कम्युनिकेशन जो है हमारा अभी इतने समय तक चलेगा, बिकॉज जैसे ही सी को ये डेटा मिलता है, आरटीएस मिलता है, तो वो अपना ड्यूरेशन फील्ड के साथ वो सीटीएस कंफर्मेशन बी को देता है। तो वो सारा एस्टिमेटेड जो कम्युनिकेशन का जो टाइम है वो डी को भी मिल जाता है। एंड with that D also sets its timer that channel is busy for this time, चैनल जो है बिजी रहेगा, तो चैनल बिजी चैनल, तो वो टाइमर सेट कर लेता है। तो इस समय के लिए ना ए कम्युनिकेट कर रहा है और ना ही डी कम्युनिकेट कर रहा है। सो कम्युनिकेशन ओनली occurs between B and C. So in this way we can say that the collision is avoided. लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है that one need to understand. So what is that problem? कि ठीक है हम लोग आरटीएस एंड सीटीएस के जरिए अवॉइड तो कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ डिस्पैरिटी आ सकता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। सो लेट अस मूव टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जहां पे आरटीएस एंड बिजी टोन जो है कंप्लीटली हिडन नोड एंड एक्सपोज नोड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा था, तो आरटीएस एंड सीटीएस जो है दैट इज हैंड शेकिंग मेथड जो है वो कंप्लीटली जो हिडन नोड एंड एक्सपोज नोड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करता है। एंड फॉर दैट आई नीड टू वंस शेयर वन मोर स्क्रीन। आई होप इट इज क्लियर, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। सो वो दो व्हाट इज द सिनेरियो दैट कि कब आरटीएस और सीटीएस फेल कर जाएगा।
again we are having 4 nodes A, B, C, D. कभी कभी ये भी पूछता है कि कब दिखाइए कि आरटीएस सीटीएस जो है वो फेल कब कर सकता है इन केस ऑफ कॉलिजन अवॉइडेंस, कॉलिजन को अवॉइड करने में कैसे आरटीएस सीटीएस फेल कर सकता है। सो इन द केस की मान लेते हैं कि अब जो है डी को सेंड करना है, ए और डी जो है हमारा ये कम्युनिकेट करना चाहता है, ए एंड डी आर आवर नोड्स दैट वांट टू कम्युनिकेट। ऐसा हो सकता है किसी वायरलेस मीडियम में तो एक डिस्टेंट नोड कम्युनिकेट कर रहा है और बीच में कुछ नोड्स हैं। So A will send the RTS according to the RTS and CTS scheme. A will send the RTS. तो कुछ समय के अंतराल के बाद जो that is the time gap. So B will send the CTS and this CTS will be heard by both A and C. C को भी मिलेगा और A को भी मिलेगा ये CTS जो B भेजेगा। ठीक है। अब वंस द सीटीएस ये जब सी को भेज रहा है, ऐसा हो सकता है दैट इज हम केस लेके चल रहे हैं कि डी भी उसी समय कम्युनिकेट करे, डी भी उसी समय कम्युनिकेट करे, वो भी एक आरटीएस भेजे, डी सी से बात करना चाहे। ठीक, इन दैट केस so D भी C से बात करना चाहे, in that case we will have a collision over here, तो यहाँ पे collision हो जाएगा। so D क्या करेगा, क्योंकि ये collision हुआ है तो ये CTS के पास दोनों का डाटा जो है वो दोनों कोलाइड, अब जो है ये कम्युनिकेट करना चाह रहा था, so CTS चूंकि मिल गया है तो now A will start sending the data after some time, waiting time, ये डेटा को सेंड करना चाहेगा, it will start sending the data। वंस द डेटा, जैसे ही ये कॉलिजन होता है दैट इज ये इसका डाटा ट्रांसमिशन चल रहा है, तो आफ्टर ए पर्टिकुलर बैकअप डी विल अगेन, क्योंकि हर आरटीएस का अपना एक टाइमर होता है, सो डी विल अगेन सेंड एन आरटीएस, क्योंकि वो बात करना चाह रहा है, क्योंकि डी जो है इसके मीडियम को सेंस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा है, डी जो है ये इसके मीडियम से आउटसाइड है, इट इज एन एक्सपोज, मतलब बाहर का नोड है, सो इसके बाउंड्री में आने रहा है, ए बी से बात कर रहा है तो डी को क्या जाता है, बिकॉज डी इज इन द आउटसाइड ऑफ द सेंसिंग डोमेन ऑफ द ए बी। सो डी फिर से एक टाइम अप के बाद वो डी जो है टाइम आउट ऑफ आरटीएस, बिकॉज आरटीएस का रिस्पॉन्स जो है वो टाइम आउट के साथ चलता है कि अगर सीटीएस नहीं आया तो आरटीएस टाइम आउट हो जाता है। सो आरटीएस जब वो भेजा है तो फिर से वो आरटीएस भेजेगा, आरटीएस भेजने के बाद जो सी जो है अब तो वो फ्री है क्योंकि डेटा बी से कम्युनिकेशन चल रहा है, तो सी जो है कुछ समय के बाद वो सीटीएस भेजेगा एंड दैट सीटीएस would be heard by both the B and D। CTS जो है अब both B and D को दोनों का हर्ट सुनाई देगा, तो D को तो मिल गया ठीक है, लेकिन B पे जो डाटा अभी भी चल रहा है, अगेन इट विल हैपन द कॉलिजन, यहाँ भी कॉलिजन। इस तरह से अगर देखा जाए सो जो हैंड शेकिंग जो मेथड है वो पूरी तरह से कॉलिजन को अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक सिनेरियो है जहाँ पे कॉलिजन अवॉइडेंस पॉसिबल नहीं है, मतलब चांसेस आर देयर दैट कॉलिजन में हैपन एट द नोड। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट टू प्रॉब्लम, दैट इज द हिडन नोड प्रॉब्लम एंड द एक्सपोज्ड नोड प्रॉब्लम। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर कॉलिजन ऑकर्स, and these are the RTS cities, and this is the time, that is the waiting time। ये जो टाइम है इसको हम लोग वेटिंग टाइम कहते हैं। वेटिंग, ओके। सो और एक केस है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कब होता है। सो ऐसा हो सकता है कि अगेन ए बी सी डी, तो ये 4 नोड्स हैं। सो अब मान लेते हैं कि ए और सी ट्रांसमिट करना चाहते हैं। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज ए ट्रांसमिट करना चाहता है डेटा एंड सी ट्रांसमिशन में आना चाहता है। दिस इज आवर ट्रांसमीटर एंड दिस इज आवर ट्रांसमिशन। सो अगर ए ट्रांसमिट कर रहा है, सो मान के चलते हैं कि ए एक आरटीएस भेजा
अपना रिक्वेस्ट टू सेंड। सो बी को वो सुनाई दिया, बी कुछ समय बाद, एक वेटिंग टाइम के बाद उसका सीटीएस वो ए को वापस भेजेगा, सीटीएस उसका वापस भेजेगा। जब वो भेज रहा है तो वही सीटीएस जो है वो किसको सुनाई देगा, दैट इज सी को भी सुनाई देगा। ठीक है, अब उसी समय अगर सी भी आरटीएस भेजना चाहे ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो समय है जब वो सीटीएस भेज रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम, यही जो टाइम है यहाँ पे अगर सी भी कम्युनिकेट करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सी उसी समय पे जो है वो आरटीएस भेजना चाहता है, दैट इज बी, सी वांट्स टू कम्युनिकेट विथ व्हाट, विथ डी, वो बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, then that RTS will be there will be collision, ये एक लोकेशन है जहाँ पे collision हो सकता है, and that RTS will be heard by what, by D, D को भी वो सुनाई देगा, D जो है it will start sending, D जो है एक वेटिंग टाइम के बाद will send करेगा। वंस इधर जो है बी, चूंकि ए बी से कम्युनिकेट किया, बी ए से बी आफ्टर सम वेटिंग टाइम तो इट विल स्टार्ट। डेटा को डी भी जो है सी को सीटीएस भेज चुका है, again what, again C will start sending the data to whom, to D. Data would not be heard by D, it will also be heard by, सुनाई देगा, B को भी सुनाई देगा। collision of data, डेटा का भी हमको collision मिल रहा है। सो ठीक है, कहने के लिए हैंड शेकिंग प्रॉब्लम जो है कुछ हद तक collision का अवॉइड करता है, लेकिन सिनेरियो में अराइज इन ए डायनामिक वायरलेस एनवायरनमेंट जहाँ पे सब कुछ डायनामिक है, तो वहाँ पे सिनेरियो ऐसा आ सकता है जहाँ पे प्लेसेस हो तब माइक ऑन करो, अभी माइक ऑफ रखो अपना।